हाँ जी दोस्तों, तो आज हम मिल चुके हैं अपनी नई सीरीज़ जिसका नाम है सोचो, समझो, सीखो। कन्फ्यूज़िंग चीज़ों का सिंपल ब्रेकडाउन हर एपिसोड में। तो दोस्तों आज इस सीरीज़ का हम पहला एपिसोड लेके आए हैं आपके लिए। इस सीरीज़ में हम दोस्तों जानेंगे कन्फ्यूज़िंग टॉपिक्स को बिल्कुल सिंपल, आसान शब्दों में और बिल्कुल कम समय में। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज वर्सेस ग्लोबल वार्मिंग। अक्सर लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आपने ये वर्ड सुने भी होंगे, है ना? तो चलिए इसकी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, क्योंकि जब सोचेंगे तभी तो समझेंगे और जब समझेंगे तभी तो सीखेंगे। चलिए दोस्तों, पहली बात, ये ग्लोबल वार्मिंग आखिर होती क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा स्कूल में, बाहर, है ना? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज। जब अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाए, क्यों? ग्रीन हाउस गैसेज, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तब हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग होने से होता क्या है? जो हमारे ग्लेशियर है ना? वहाँ की जो आइस है वो पिघलती है, मेल्टिंग ग्लेशियर हो गए, हमारे समुद्र का लेवल बढ़ता है ना? बाढ़ आने के चांसेस होते हैं, है ना? आपका तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, आपकी बर्फ पिघलेगी, ये सारे कारण है किसके? ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है? और ये होता कैसे ग्लोबल वार्मिंग? ये हमारी ग्रीन हाउस गैस आ कहाँ से रही है? ये दोस्तों किसी और वजह से नहीं आ रही, ये आपके और हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ही आ रही है। ह्यूमन जो एक्टिविटी कर रहा है, जो लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, है ना? लगातार जो काम कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उससे हमारे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं और उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है? अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन वेदर पैटर्न ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो लंबे समय तक जो वेदर का पैटर्न रहता है, मौसम का पैटर्न चेंज होता रहता है, उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। जैसे कि किसी किसी जगह एक्सट्रीम विंटर, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, है ना? आप अंटार्कटिका चले जाओ या नीचे की तरफ चले जाओ, तो वहाँ क्या है? वहाँ आपको सर्दी ही मिलेगी और बर्फ ही बर्फ मिलेगी। कहीं कहीं मानसून, मतलब बाढ़ ही आती रहेगी, बारिश ही होती रहेगी, बाढ़ ही आती रहेगी। कहीं कहीं पानी बिल्कुल बरसेगा ही नहीं, सूखा पड़ा रहेगा, है ना? तो ये क्या है? ये एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस हैं, वेदर चेंजेस हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण होते हैं। सॉरी। तो आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग इंजन है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग मेन कारण है क्लाइमेट चेंज होने का। ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ती है तभी हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। तो आपको क्लियर हुआ? दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्रभाव की। अभी हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे? अब क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? पहला, इंक्रीज टेम्परेचर एंड हीट वेव्स। इससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, हीट वेव्स बढ़ जा रही हैं। मानसून पैटर्न में चेंज हो रहा है। देखिए पहले मानसून का टाइम फिक्स होता था कि इस टाइम में मानसून आएंगे, अब मानसून का कोई टाइम ही नहीं है। कभी मानसून टाइम से पहले आ रहे हैं, कभी टाइम के बाद आ रहे हैं, कभी टाइम पे आ ही नहीं रहे, है ना? तो मानसून पैटर्न चेंज हो गया। एक्सट्रीम फ्लड, कहीं पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है। एक्सट्रीम ड्रॉट, कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, पानी बरस ही नहीं रहा और कहीं पे तूफान ही आ जा रहा है। हिमालय की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, जमीन का पानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, उसका लेवल नीचे आ रहा है। समुद्र के पानी का लेवल ऊपर जाता है तो बाढ़ आ जाती है। और इससे आपके हमारी ह्यूमन की हेल्थ पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लोगों को नई नई बीमारियां हो रही है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इससे क्या होगा? लॉस ऑफ इकोसिस्टम, जो हमारी वन प्रजातियां हैं उनको काफी दिक्कत होगी। कहीं मान लीजिए बाढ़ आ गई तो वहाँ के जंगल उड़ जाएंगे, जानवरों के घर छिन जाएंगे। कहीं सूखा पड़ गया तो भी जंगल के जंगल क्या हो जाएंगे? वीरान पड़ जाएंगे, है ना? और इससे सबसे बड़ा क्या होगा? इंक्रीजिंग इकोनॉमिक लॉस। आर्थिक लॉस बहुत ज्यादा होगा, आर्थिक हानि बहुत ज्यादा होगी। अब मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई तो सरकार क्या करेगी? यहाँ पे लोगों को पैसे प्रोवाइड कराएगी, वहाँ पे दोबारा डेवलपमेंट करेगी, इसमें क्या होगा? खर्चा होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का एक सिग्नल होता है क्लाइमेट चेंज से पहले का। जैसे कि आपकी बॉडी में बुखार आया तो बुखार का एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी में आगे जाके दिक्कतें आ सकती हैं, है ना? ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग आती है बताने के लिए कि आगे अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया तो आगे क्लाइमेट चेंज ही होगा, है ना? अब बात कर लेते हैं एक क्विक डिफरेंस की, दोनों में एक डिफरेंस क्या है। देखिए, कॉज क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का कॉज हमने पढ़ा, ग्रीन हाउस गैसेज, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ऑफ वार्मिंग ओवर टाइम, जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत लंबे समय तक बढ़ती रहती है तब जाके क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो धीरे 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 बदलाव हो रहा है उसी से ग्लोबल वार्मिंग होती है। एक क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म पैटर्न शिफ्ट, लंबे समय तक एक बदलाव होता ही जा रहा है, होता जा रहा है, तब जाके क्लाइमेट चेंज होता है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे मालूम चलती है? हीट से, गर्मी से। जैसे गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज, कभी हीट हो रही है, कभी ठंडक हो रही है, कभी डिजास्टर आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, है ना? एग्जाम्पल क्या है? 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो गया। क्लाइमेट चेंज से क्या है? रेन इन ड्राई एरियाज, मतलब जहाँ पे कभी बारिश नहीं पड़ी वहाँ बारिश पड़ रही है, और कहीं पे जहाँ बारिश पड़नी चाहिए वहाँ सूखा पड़ रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल है। अब दोस्तों देखिए, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी होता है अगर आप और हम उसे अपनाएं। तो इसके भी कुछ सॉल्यूशन है, कुछ अवेयरनेस है, जान लेते हैं।
पहला क्या है, स्विच टू रेन्यूएबल एनर्जी, हमें रेन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना चाहिए, स्विच करना चाहिए, है ना। रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, हमें कार्बन का एमिशन कम करना चाहिए। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, है ना, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। एक होता है 4R का प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, रिसाइकल, हमने स्कूल में पढ़ा था, है ना, हमें इसका फॉलो करना चाहिए। हमें पेड़ लगाने चाहिए, है ना। आज दोस्तों जहाँ कंस्ट्रक्शन के चक्कर में इतने पेड़ कट रहे हैं, वहाँ हमें और पेड़ लगाने चाहिए। अगर और पेड़ लगाएंगे तभी जाके बैलेंस होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो नई नई कंपनियों से बोलती है कि अगर आप कहीं पेड़ काट रहे हैं तो उसके दुगने तिगने पेड़ लगाएं, 10 गुने पेड़ लगाएं, जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहे। कट एमिशन, मैंने बताया आपको, एमिशन कट करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग पे दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आज रिसोर्सेज धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। अब ऐसे में जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन, बोल लीजिए पर्याप्त रिसोर्स अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें कितने बच्चे रखने हैं, ठीक है। अब फैमिली प्लानिंग कैसे आएगी दोस्तों, फैमिली प्लानिंग आएगी एजुकेशन से। जब लोग पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तभी फैमिली प्लानिंग हो पाएगी। सस्टेनेबल बिल्डिंग, हमें सस्टेनेबल बिल्डिंग की ओर जाना है कि कैसे हमें बिल्डिंग करनी है, मतलब आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर बनाने लगे कम पॉल्यूशन हो, है ना, कम रिसोर्सेज का वेस्ट हो, ऐसे करके। रिड्यूस फूड वेस्ट, और हमें खाने का वेस्ट दोस्तों कम से कम करना चाहिए। कहते हैं ना, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए खाली में। क्यों, अगर हम खाने को बचाव नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए क्या रखेंगे, है ना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, अगर आपको अच्छी लगी तो बताना। तो इसी के बेस पे आज सबको इस क्वेश्चन क्या है, विच वन कॉज मेल्टिंग ग्लेशियर, कि ग्लेशियर लगातार जब मेल्ट हो रहे हैं उनका मेन कारण क्या है, वेदर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट या रेन। तो दोस्तों इसका आंसर आप देना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छा टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए डेली लाइफ का, ठीक है। तब तक के लिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।